सो वेलकम टू द चैनल, माय नेम इज़ मुस्कान। सो हम इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम कॉमनली अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली, और उसको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी विद द सेंटेंसेस। और जो सेंटेंसेस जो मैंने लिए हैं वो भी ऐसे लिए हैं कि जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और अगर हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हमारा एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिए जिनको आप डेली लाइफ में बोल सकते हैं वेरी इजीली, एंड बहुत ही आसान है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान लगेगा, और आप देखेंगे कि वर्ड्स में कितना फ़र्क होता है, कि किसी वर्ड्स में मतलब कि दो वर्ड्स ऐसे हैं कि हमें लगता है कि जिनका मीनिंग एक ही है, बट होता होगा अलग अलग है। तो हम इस वीडियो में उस चीज़ को डिटेलिंग में कवर करेंगे, और आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वीडियो देखने के बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली लाइफ में। आप ये देखिएगा, अगर आप 2-3 दिन इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो अगले दिन से आपको बहुत ही आसान लगेगा ये सब बोलना, और आपके मुंह पे भी रहने लगेगा। इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी बोलनी। तो आप इस वीडियो को टिल द एंड देखना, और आपको वेरी वेरी इजी लगने लगेगा इंग्लिश बोलना। और मैं आपको डिटेल में कवर करवाऊँगी, बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनको मैंने अपना आप प्रिपेयर किया है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शुरुआत की है। देखो, हम बहुत जगह ये वर्ड यूज़ करते हैं, दिस, डैट। तो इसका असली मतलब क्या है और इसको कहाँ पे एक्चुअली में इसका कहाँ पे काम लेना है, तो हमें ये देखना है। ये दिस एंड ये डैट। तो दिस का मतलब जो होता है वो होता है ये है। क्या होता है? ये है, ओके। और डैट का वह है, डैट इज़ ये है, पेड़ है, ठीक है। तो अगर हम दिस को, ये तो दिस एक सिंगुलर फॉर्म के लिए है, अगर हम इसको एक ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा चीज़ के लिए बात करेंगे तो उसके लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं। और डैट के लिए अगर हम ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे दोस्त बोलते हैं। जैसे डैट है ना, तो दोस्त, पीपल, ऐसे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि मैंने क्या बताया आपको, कि अगर कहीं पे यह वर्ड यूज़ हो रहा है, यह शब्द यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है? दिस। एंड वह यूज़ हो रहा है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डैट। एंड अगर दिस का अगर आपको काफ़ी लोगों के लिए इस्तेमाल करना है या काफ़ी चीज़ों के लिए, तो उसके लिए होता है दिस। एंड डैट के लिए होता है दोस्त। तो क्या आपको इतनी चीज़ याद हुई? क्या आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई कि मैंने क्या बोला? बस आपको इतना याद रखना है कि यह के लिए दिस एंड वह के लिए डैट। दिस को अगर आप काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो दिस, दीज एंड डैट के लिए दोस्त, ओके। फिर हम आगे सेंटेंस देखते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिए हैं, हम उनको देखते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। दिस इज़ रीना। हम मिलवाते हैं ना, जैसे अपनी कोई फ्रेंड है, दिस इज़ रीना, यह रीना है ना। और अगर हम बोलते हैं अरे वो रानी है, तो वो उसको लिए हम क्या बोलते हैं? डैट इज़ रानी। क्या बोलते हैं? डैट इज़ रानी। तो मैंने बोला कि यह रीना है, क्या बोला मैंने? यह रीना है। तो क्या बोलूँगी मैं? दिस इज़ रीना, ठीक है। दिस इज़ रीना, ओके। दिस इज़ रीना, ओके। दिस इज़ रीना। और अगर मैं बोलूँगी वो, अच्छा वो तो रानी है, तो मैं क्या बोलूँगी? डैट इज़ रानी, ओके। डैट इज़ रानी, ठीक है। तो मैं और कैसे इस्तेमाल हो सकता है ये, कि ये एप्पल है, ये वह एप्पल है, तो डैट्स एन एप्पल, ओके। डैट्स एन एप्पल। दिस इज़ एप्पल भी हो सकता है, डैट्स एन एप्पल भी हो सकता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है इंटरचेंजेबल होती हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे मैंने हिंदी वर्जन लिखा है कि यही फ़ोन मैं चाहता हूँ, यही फ़ोन। तो अब मैंने क्या बोला? यही फ़ोन। दिस इज़ द फ़ोन आई नीड, दिस इज़ द फ़ोन आई नीड, दिस इज़ द फ़ोन आई नीड। हम बहुत चीज़ें बोलते हैं ना कि हमें जैसे कोई चीज़ चाहिए होती है, और अगर हमें जब वो मिल जाती है तो हम कहते हैं ना कि यस मुझे यही चाहिए था, यस मुझे यही चाहिए था, है ना। तो उसके बजाय हम क्या सेंटेंस बोल सकते हैं? दिस इज़ द फ़ोन आई नीड, या दिस इज़ द डैश आई नीड, जो भी आपको चीज़ चाहिए थी, दिस इज़ द फ़ोन आई नीड। तो ये एक आपके लिए एक सेंटेंस तैयार हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द फ़ोन आई नीड, ओके। तो ये इसको आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कि डैट, यस मुझे यही चीज़ चाहिए थी, यस दिस इज़ द फ़ोन आई नीड,
दिस इज़ द पेन आई नीड, दिस इज़ द बुक आई नीड, दिस इज़ द कॉपी आई नीड, दिस इज़ द बोतल आई नीड। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ गए मेरी बात जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक दिस एंड डैट के बारे में। उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 8 लिख रखे हैं, तो हमने 4 कवर कर लिए। 5th देखिए, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। मैंने बोला ना किताबें हैं, यहाँ पे जो किताब, क्योंकि यहाँ पे किताब सिंगल बुक नहीं, यहाँ पे बहुत सारी बुकें हैं, तो उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज़ किया कि दिस। और जब हमने दूसरों के लिए बात की तो दोस। क्यों? ये मेरी किताबें हैं, वो तुम्हारी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं, वो तुम्हारी किताबें। बोलते नहीं है क्या कि ये तो मेरी किताबें हैं, वो तुम्हारी किताबें हैं। तो आप क्या बोलोगे? दिस आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। एंड यहाँ पे दीज और दोज क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि मैंने बताया था डैट और दिस, ये एक चीज़ के लिए अगर हम इसको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो दीज का दीज हो जाता है एंड डैट का दोज हो जाता है। आई होप क्लियर है। एंड दीज और दोज क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि ये मेरी किताब है, वो तुम्हारी किताब है। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। क्लियर है आपको? समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट वर्ड पे नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ओ, तुम बोलते नहीं है हम बोलते हैं ना कि ये शॉप मेरे अंकल की है ना, ये शॉप मेरे अंकल की है। तो हमें क्या बोलना चाहिए इसके बजाय? डैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल, डैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। मैंने अभी हिंदी में क्या बोला? ये शॉप मेरे अंकल की है, तो ये मतलब यह है डैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल, डैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये कवर हो गया। फिर हम कभी कभी बोलते हैं कि ये कपड़े मेरे किसी काम के नहीं, ये मतलब ये फट गए हैं, या फिर ये मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं पहनने, तो ये क्लोथ्स मेरे अब किसी काम के नहीं है। तो अब क्योंकि क्लोथ्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए कब बात हो रही है, तो दीज क्यों? ये है दीज का यह को हम किस में करते थे? दिस में। देखिए आप, यह को हम किस में कर रहे हैं? दीज में कर रहे हैं, है ना। और अब मैं नीचे आती हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम दीज का क्या यूज़ करेंगे? दीज क्लोथ्स आर ऑफ नो यूज़ टू मी, दीज क्लोथ्स आर ऑफ नो यूज़ टू मी, है ना। बोल देते हैं ना रेगुलर। आप देखना, आप तो बहुत बार बोलते होंगे ऐसे, मतलब जैसे जैसे समर सीज़न आ गया है, पिछले साल के कपड़े आप देख रहे हैं, आपने देखा यार ये मेरे काम का नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो? दीज क्लोथ्स आर ऑफ नो यूज़ टू मी। ओके, तो आपको फ्लुएंसी धीरे धीरे आ जाएगी जैसे जैसे बोलते रहोगे आप। क्योंकि जैसे हम हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम हिंदी इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, तो हमारे मुंह पे एकदम बैठी हुई है। जैसे जैसे इंग्लिश बोलोगे वो भी बैठ जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर हम बोलते हैं ना ये उसकी नोटबुक है, वह उसकी नोटबुक है ना। तो क्या बोलना चाहिए? डैट इज़ हर नोटबुक, डैट इज़ हर नोटबुक। ठीक है, डैट इज़ हर नोटबुक। तो कितने सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हम मिलवाते हैं। दिस इज़ रीना, that is Rani, that's an apple, that's an apple, this is the phone I need, this is the pen I need, these are my books, those are your books, that shop belongs to my uncle, that shop belongs to my uncle, these clothes are of no use to me। जब आपको इंग्लिश में कहीं अटको तो आप ये नहीं है कि आपको जैसे फॉरेनर होते हैं, उनके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो एक तरह से हमारी मातृभाषा, मतलब उनके लिए वो मातृभाषा हो गई, तो वो कभी अटकेंगे नहीं। तो आप ये मत सोचना कि आप शुरुआत में ही उनकी तरह बोलने लगोगे। नो, आपको धीरे धीरे बोलना है। ठीक है, पर बोलना है दीज क्लोथ्स आर ऑफ नो यूज़ टू मी। ओके, उसके बाद है डैट इज़ हर नोटबुक, डैट इज़ हर नोटबुक। समझ में आया आपको? क्लियर हो गया डैट और दीज का मतलब, एंड दोज और दीज का मतलब। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। आगे है ओन, एट, बाय, विद, बिटवीन, अमोंग। ये सब चीज़ों का मैं आपको बताऊंगी फ़र्क की, मतलब इनका डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि हम कभी कभी बोल देते हैं, हमें बोलना होता है विद, पर हम बोल देते हैं बाय, है ना। कि हमने बोतल के अंदर मिल्क भर दिया, हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? बाय मिल्क, कि हमने बोतल को फील्ड किया बाय मिल्क। बट ऐसा नहीं होता है, बोतल हमने फील्ड की विद मिल्क। ओके, तो ये फ़र्क होता है। तो डैट इज़ द डिफरेंस, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखो ओन का जो मतलब होता है, ओन का होता है जैसे
कोई टेबल है तो आप उसको ज़रा अपने दिमाग में बिठा लीजिए अभी फॉर द अंडरस्टैंडिंग। जैसे मेज है, टेबल है, तो टेबल के ऊपर मतलब मान लीजिए कोई किताब रखी है तो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। बुक किसके ऊपर रखी है? टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल। अच्छा, एट, कोई बैठा है, कोई बैठा है, चेयर के ऊपर कोई बैठा है, तो उसको हम ये नहीं बोलते हैं कि ऑन द चेयर, हम बोलते हैं एट द चेयर। क्या बोलते हैं? एट द चेयर, एट द चेयर। ओके, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई। बुक है, बुक रखी है टेबल पर, तो ऑन द टेबल। इंसान रखा नहीं है, इंसान बैठता है, इंसान बैठता है चेयर पर, तो क्या बोलेंगे? एट दी चेयर, एट दी चेयर। ओके, उसके बाद है, ये चीज़ आपको समझ में आई, ओन और एट का मतलब। ओके, उसके बाद है बाय। बाय का मतलब क्या होता है? के द्वारा, मतलब इसके द्वारा, मतलब हमें चिट्ठी मिली कुरियर के द्वारा, चिट्ठी मिली हमें कुरियर के द्वारा। ओके, विद का मतलब क्या होता है? के साथ, मतलब हमने कोई चीज़ फील्ड की किसी चीज़ के साथ, या किसी चीज़ को हमने बनाया उसके साथ, है ना। जैसे कि हमने मावे की बर्फ़ी बनाई मावे के साथ, सिंपल। तो ये मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टाइल में आपको समझाने की कोशिश करूँ जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ें। ओके, तो बाय एंड विद का मतलब समझ में आया आपको। उसके बाद बिटवीन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन एंड अमॉन्ग का डिफरेंस। बिटवीन एंड अमॉन्ग का डिफरेंस क्या होता है? देखो, बिटवीन जब यूज़ होता है तो दो चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हैं बिटवीन, ठीक है। जैसे दो पर्सन्स के बीच में किसी चीज़ को बांट देना, डिवाइड कर देना, कोई स्वीट है तो उसको डिवाइड कर दिया दो पर्सन्स के बीच में। पर अमोंग मतलब क्या होता है? जब दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, दो से ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो ये सब का आपको मतलब पता होना चाहिए। बिटवीन मतलब दो चीज़ों के लिए, अमोंग मतलब दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है। ये समझ में आया आपको। मोर देन टू थिंग्स एंड बिटवीन इज़ फॉर टू थिंग्स। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? देखो, ऑन है तो बुक मेज के ऊपर रखी है, एट कोई भी पर्सन है चेयर के ऊपर बैठा है, बाय के द्वारा जैसे चिट्ठी मिली कुरियर के द्वारा, विद मतलब हमने बोतल फील्ड किया मिल्क से, तो मिल्क वहाँ पे बाय मिल्क नहीं आएगा जब आप सेंटेंस बोलोगे, वहाँ पे आप बोलोगे विद मिल्क। ओके, बिटवीन मतलब जब दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, अमोंग मतलब मोर देन टू थिंग्स। अब हम जल्दी से इसके लिए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, जैसे मैं एक स्टूडेंट की बात करती हूँ, जैसे मैम हम बोलते हैं मैम हमारी नोटबुक कहाँ है, तो मैम बोलती हैं क्या कि द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। वे ये नहीं बोलेंगी द नोटबुक इज़ एट द टेबल, नो, द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि वो जो बुक है वो टेबल पे रखी है। ओके, टेबल पर रखी है, तो द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। ओके, उसके बाद जैसे हम एट, यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वो एक ऑन, एट, ठीक है, इतना। अब मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल सी यू एट होम, मैं तुम्हें घर पर मिलूँगा, तो आई विल सी यू एट होम, तो क्या ये मैं ये नहीं बोलूँगी ऑन होम, आई विल सी यू ऑन होम, नो, आई विल सी यू एट होम। तो आपको ये फ़र्क समझना है, ऑन और एट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो नोटबुक इज़ एट द टेबल नहीं होगा, ठीक है। आई विल सी यू ऑन होम नहीं होगा। द करेक्ट सेंटेंस इज द नोटबुक इज ऑन द टेबल एंड आई विल सी यू एट होम, आई विल सी यू एट होम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाई डोंट यू सिट एट द टेबल, वाई डोंट यू सिट एट द चेयर, आप क्यों नहीं बैठ रहे हो चेयर पे, आप क्यों नहीं बैठ रहे हो टेबल पे, दैट्स, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलोगे वाई डोंट यू सिट ऑन द टेबल, वाई डोंट यू सिट ऑन द चेयर, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना है? वाई डोंट यू सिट एट द चेयर, वाई डोंट यू सिट एट द टेबल। ओके, समझ में आ रहा है ऑन और एट का मतलब, ठीक है। ऑन मतलब कोई चीज़ रखी है, कोई जब इंसान बैठ रहा है, या फिर मान लीजिए जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, आई विल सी यू एट होम, मैं तुम्हें घर पर मिलूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑन एंड एट का थोड़ा डिफरेंस समझना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू क्या सिचुएशन है। ओके, उसके बाद समवन इज़ स्टैंडिंग एट डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ये नहीं बोलेंगे समवन इज़ स्टैंडिंग ऑन डोर, नो, समवन इज़ स्टैंडिंग एट डोर, एट डोर, कि कोई इंसान, कोई समवन इज़ स्टैंडिंग एट डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है। ओके, समझ आ रहा है ओन और एट का मतलब। ओके, आगे भी देखते हैं सेंटेंसेस। देखिए,
ओके, वी सिट ऑन द बेंच, वी सिट ऑन द, अब हम यहाँ पे बैठने की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, वी सिट, हम काफ़ी सारे लोग हैं जो बेंच पर बैठे हैं, जो बेंच पर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला किताब बेंच पर रखी है, किताब टेबल पर रखी है, तो वी सिट ऑन द बेंच, ठीक है, हम बेंच पर बैठ गए। अब ये नहीं बोलोगे आप एट द बेंच, यहाँ पे देखो सेंटेंस बाय सेंटेंस चीज़ों के मतलब अलग हो जाएंगे। आपको बस अगर गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई वी सिट ऑन द बेंच। तो आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं जो बोल दिया वो गलत बोला, ये नहीं है। तो आपने यहाँ आप ये नहीं बोलोगे वी सिट एट द बेंच, ये तो एक सिंगल के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो काफ़ी सारे लोग हैं वी यूज़ हो रहा है, तो ऑन द बेंच, वी सिट ऑन द बेंच। उसके बाद है द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर, अभी बोला ना मैंने कुरियर के थ्रू लेटर आया मुझे, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि विद कुरियर, कुरियर के साथ आया, नो, कुरियर से आया, कुरियर के द्वारा आया। द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर, द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर। फिर आई फिल्ड द बोतल विद मिल्क, आई फिल्ड द बोतल विद मिल्क, मैंने बोतल भर दी दूध से। अब मैं ये नहीं बोलूँगी आई फिल्ड द बोतल बाय मिल्क, नो, ये गलत हो जाएगा। क्या बोलना है, विद, क्योंकि मैंने मिल्क के साथ अपनी बोतल को फिल्ड किया है। आई फिल्ड द बोतल विद मिल्क, ओके। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये 2 चॉकलेट है, इसमें और इसमें बांट दो, दैट इज़ डिवाइड द चॉकलेट्स बिटवीन प्रिया एंड पारुल। कि क्या करना है कि चॉकलेट्स बांट देनी है बिटवीन प्रिया एंड पारुल में, चॉकलेट बांट दो, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं तो इसलिए बिटवीन यूज़ हुआ है। डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन प्रिया एंड पारुल। अब यहाँ पे नैनीताल, नैनीताल इज सिचुएटेड अमॉन्ग्स द माउंटेन्स, नैनीताल इज सिचुएटेड अमॉन्ग्स द माउंटेन्स, मतलब जो नैनीताल है वहाँ पे वो माउंटेन से घिरा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स 2 नहीं है, माउंटेन्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप बिटवीन द माउंटेन्स नहीं कहोगे, आप बोलोगे अमॉन्ग्स द माउंटेन्स, अमॉन्ग्स द माउंटेन्स। क्या, नैनीताल इज सिचुएटेड अमॉन्ग्स द माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन एक नहीं है, माउंटेन बहुत सारे हैं, मतलब माउंटेन 2 नहीं है, माउंटेन बहुत सारे हैं, इसलिए बिटवीन यूज़ करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे, अमॉन्ग्स्ट, ओके। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर पंछियाँ उड़ रही हैं, ब्रिज के ऊपर पंछियाँ उड़ रही हैं। अब आप यहाँ पे ओन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि पंछियाँ ब्रिज पे थोड़ी ना उड़ रही हैं, ब्रिज के ऊपर उड़ रही हैं, ओवर, ओवर, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। कितनी बार हम ऐसी छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल जाते हैं हिंदी में, और जिनको हम ईजिली इंग्लिश में बोल सकते हैं, तो वाई नॉट, क्यों नहीं बोल सकते आप, आपको बोलना चाहिए, जिससे कि आपके इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट, गिव योर टेस्ट, टेस्ट देने से आप बोलोगे तो आपसे गलतियाँ ही तो होंगी, एटलीस्ट गलतियाँ करके आप सीखोगे, तो आप वो गलतियाँ करो, आप सीखोगे। आप 1 बार 2 बार गलत बोलोगे, तीसरी बार आप सही बोलोगे, देखना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ओके। फिर हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई इंसान है, जैसे काजल है, यहाँ पे काजल लिखा है, तो काजल ले लेते हैं, ठीक है। काजल इज़ गोइंग इन हर होम, काजल अपने रूम में जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, काजल इज़ गोइंग इन हर रूम, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। काजल इज़ गोइंग इन टू हर रूम, जब हम बोलते हैं कि किसी चीज़ में, मतलब कि ये अपने रूम में जा रही है, तो हम इन हर रूम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इन टू हर रूम, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ठीक है। काजल इज़ गोइंग इन टू हर रूम, हम इन कब यूज़ करेंगे, जब वो अपने रूम में ही कुछ कर रही है, अपने रूम में डांस कर रही है, अपने रूम में स्लिप कर रही है, अपने रूम में स्टडी कर रही है, अपने रूम में पढ़ाई कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन। जब वो अपने रूम में जा रही है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इन टू। तो जब आप कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल करें कि अपनी वो चीज़ इस किसी चीज़ में, मतलब जैसे CD है, CD मैंने अपने लैपटॉप में फीड करी, तो फीड द CD इनटू द लैपटॉप, तो मैं ये नहीं बोलूँगी फीड द CD इनटू द, फीड द CD इन द कंप्यूटर, ये गलत हो जाएगा। हमें बोलना है फीड द CD इनटू द लैपटॉप, इनटू द कंप्यूटर। क्लियर है आपको? तो फिर मैंने इसके एग्जांपल लिए, देखो, तो ये काजल इज़ गोइंग इन हर रूम, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें सही सेंटेंस क्या है, काजल इज़ गोइंग इन टू हर रूम, काजल इज़ गोइंग इन टू हर रूम, ओके। फिर काजल इज़ इन हर रूम, अपने रूम में ही है काजल, तो हम इन यूज़ करेंगे, हम इन टू यूज़ नहीं करेंगे। काजल इज़ इन टू हर रूम, ये बिल्कुल गलत है, काजल इज़ इन हर रूम, ये बिल्कुल सही है। आप इनका इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए। काजल इज़ डांसिंग इन हर रूम, काजल इज़ स्लीपिंग इन हर रूम, काजल इज़ स्टडिंग इन हर रूम, तो उसमें ये इन यूज़ होगा,
ठीक है, क्लियर है। जब काजल अपने रूम में जा रही है या फिर, तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, काजल इज़ गोइंग इन टू हर रूम, ठीक है, काजल इज़ गोइंग इन टू हर रूम, ओके। उसके बाद है फीड द CD इनटू द कंप्यूटर, तो यहाँ पे है फीड द CD इनटू द कंप्यूटर, क्योंकि CD कंप्यूटर में जा रही है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनटू द कंप्यूटर, ये नहीं बोलेंगे फीड द CD इन द कंप्यूटर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ओके। समझ आया आपको? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से सेंटेंस पढ़े हमने। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, I will see you at home, I will see you at home, I will see you at home, okay। फिर why don't you sit at the table, why don't you sit at the chair, why don't you sit at the table, why don't you sit at the chair। उसके बाद someone is standing at door, बहुत बार होता है, बहुत बार। आजकल तो लोग इतना मतलब सामान मंगवाते हैं अपना ऑनलाइन कि बाहर डिलीवरी बॉय है, बाहर कुरियर है, तो क्या बोलते हैं, समवन इज स्टैंडिंग एट डोर। बोल सकते हो यार, बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस हैं। समवन इज स्टैंडिंग एट डोर, समवन इज स्टैंडिंग एट डोर। वी सिट ऑन द बेड, हम वहाँ पे जैसे पूछते हैं कि क्या मतलब बैठने की कैसी जगह थी, बैठने का क्या था सिस्टम, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी सिट ऑन द बेंच, वी सिट ऑन द चेयर, ऐसे बोल सकते हो आप, ओके। द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर, बहुत आता है बहुत। द लेटर वॉज सेंट बाय व्हाट्सएप, द लेटर वॉज सेंट बाय टेलीग्राम, द लेटर वॉज सेंट बाय ईमेल, कुछ भी, ठीक है। आई फील द बोतल विद मिल्क, मैंने बोतल भर दी विद मिल्क। या फिर हम पानी की बोतल भरते हैं, जैसे हम किसी के लिए बोतल भरते हैं तो क्या बोलते हैं, आई फील द बोतल विद वाटर, आई फील द बोतल विद जूस, कुछ भी बोल सकते हो यार प्रैक्टिस के लिए। फिर डिवाइड द चॉकलेट्स बिटवीन प्रिया एंड पारुल, ओके। नैनीताल इज सिचुएटेड अमॉन्ग्स द माउंटेन्स, कितना सुंदर लगेगा जब आप ये सेंटेंस बोलोगे किसी के सामने, सामने वाला सोचेगा यार बहुत ही बढ़िया इंग्लिश है। नैनीताल इज सिचुएटेड अमॉन्ग्स द माउंटेन्स, ओके। उसके बाद बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, नेवर यूज ओन, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, ओके ओके। फिर काजल इज गोइंग इन टू हर रूम, दैट इज राइट, काजल इज गोइंग इन हर रूम, दैट इज रॉन्ग, ओके। तो काजल इज गोइंग इन टू हर रूम, ओके, वो सही है। काजल इज इन हर रूम, वो सही है। काजल इज स्टडिंग इन हर रूम, वो सही है। काजल स्लीपिंग इन हर रूम, दैट इज राइट, ओके। फिर फीड द CD इनटू द कंप्यूटर, फीड द CD कि ये CD कंप्यूटर में डाल दो। बहुत बार ऑफिसेज में ये सेंटेंस बोला जाता है, ये यार ये CD लगा दो ना कंप्यूटर, तो आप क्या बोल सकते हो, फीड द CD इनटू द कंप्यूटर, ठीक है, ओके। क्लियर है, आपको समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है जैसे हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, एज फार एज, सुना होगा आपने, बहुत बार सुना होगा, पर ये समझ में नहीं आता यार बोलना कहाँ पे है ना, ये समझ में नहीं आता। तो आपको देखो मैं यहाँ पे सेंटेंस बताऊँगी, आपको फ़र्क समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोलनी है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखते हैं, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, एज फार एज। उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि आपको टाइम, मंथ्स, वीक्स, इन सब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा यार क्या लिखूँ। जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको ये लिखना है कि यार मुझे इस दिन की छुट्टी चाहिए, है ना, इस दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या यूज़ करूँ उससे पहले, तो वो देखते हैं चला। जैसे कि अगर आपको जैसे मंथ का नाम लिखना है, मंथ आपको इस महीने में छुट्टी चाहिए, जनवरी में चाहिए, तो आप इन जनवरी क्या बोलोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे इन। वीक डेज है, जैसे मान लीजिए वेडनेसडे है, फ्राइडे है, कुछ भी है, तो आप यूज़ करते हो ओन, ठीक है। टाइम की जहाँ पे बात आती है, टाइम की जहाँ पे आप टाइम लिख देते हो, जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा कि मैं ऑफिस जल्दी नहीं, मैं इस टाइम पे आ पाऊँगा, ठीक है, तो आप ये इस्तेमाल करोगे एट इस्तेमाल करोगे जब आपको टाइम लिखना है। जैसे आपको एप्लीकेशन में समय मतलब आपको अपने बॉस को मैसेज करना है कि सर मैं इस टाइम पे नहीं, मैं आफ्टरनून में इस टाइम पे आ पाऊँगा, तो टाइम लिखना होता है एट लिखा जाता है टाइम से पहले। जब आपको मॉर्निंग या इवनिंग दिखाना होता है कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, क्या बोलोगे आप, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओके। जब नून और नाइट की बात आती है कि एट नाइट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं बोलती हूँ, आपको मंथ्स कहीं पे मेंशन करना है तो आप इन यूज़ करोगे, अगर आपको वीक डेज कहीं मेंशन करना है तो आप ओन यूज़ करोगे, अगर आपको टाइम कहीं मेंशन करना है तो आप एट हिम यूज़ करोगे, मॉर्निंग या इवनिंग कहीं पे आपको इन द मॉर्निंग तो आप इन वर्ड यूज़ करोगे।
और अगर आपको नून या नाइट कहीं पे मेंशन करना है तो आप एट उसके साथ एट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? एट। तो सिंपल भाषा में बता दूँ, अगर मंथ्स और मॉर्न तो ये चलो ठीक है, कोई नहीं, समरी नहीं करते हैं क्योंकि इसको लॉजिकली समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहेंगी। फिर जैसे कि मान लीजिए वर्क स्टार्ट टाइम गिवन विच इज़ कन्फर्म, मतलब वर्क कुछ काम का टाइम गिवन है जो कि मतलब हमने इस टाइम पे अपना काम शुरू किया था। जैसे कोई प्रोजेक्ट है 10 साल पहले शुरू किया था, जैसे जो बहुत ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो हमें ये पता होता है कि ये अच्छा ये प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ था, तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस 1998, सिंस 1995 कि ये प्रोजेक्ट तब से चल रहा है, तो आपको उसके लिए वर्ड यूज़ करना है सिंस। और अगर आपको ऐसा कोई सिर्फ मान लें महीने ही गिवन है, आपको ऐसा टाइम पीरियड नहीं दिया है कि 1995 से ये काम शुरू हुआ या फिर 1975 से ये काम शुरू हुआ, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ आपको महीने गिवन है कि 30 महीने हो गए हैं, 25 महीने हो गए काम शुरू हुए, तो आप यूज़ करोगे फोर। क्या यूज़ करोगे? 4। ओके, दोबारा बोल दूँ, अगर आपको कहीं पे मंथ मेंशन करना है तो इन, जैसे इन जनवरी, इन मार्च, वीकडेज तो ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, टाइम एट 9 PM, at 8 PM, morning, evening, in the morning, in the evening, noon, night, at noon। उसके बाद अगर आपको वर्क का टाइम पता है कि ये तब से शुरू हुआ है तो सेंस यूज़ करेंगे आप। और अगर आपको ऐसा कुछ गिवन नहीं है, मंथ्स गिवन है, तो आप 4 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? 4। जैसे एग्जांपल देखो जैसे इन फरवरी, ऑन ट्यूसडे एट 7:30 PM, इन द इवनिंग, एट नाइट, सिंस 2012, सिंस लास्ट वेडनेसडे, फॉर 2 months कि ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो 2 months से चल रहा है। ठीक है, दोबारा बोल दूँ, इन फेब्रवरी, ऑन ट्यूसडे एट 7:30 PM, इन द इवनिंग, एट नाइट, सिंस 2012, सिंस लास्ट वेडनेसडे, फॉर 2 months। ओके, उसके आगे अब हम जो ये चीज़ें हैं, क्या भला, ये एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, एज फार एज, इनके हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमें समझ में आएगा। अच्छा, ये ऐसे यूज़ करना है। ओके, लेट्स सी। एंड आप ये देखना, ये जो सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ अब आपको, ये इतने कॉमन है कि आप अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी बार बोलते होंगे, कब बोलते होंगे। और आप अगर ये ऐसे बोलना शुरू कर दोगे तो आपको तो इंग्लिश बहुत ही आसान लगेगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले देखो, एज सुन एज, एक मिनट, एज सुन एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे, ट्रेन तो चली गई थी। हम बोलते हैं ना, हमने जैसे रिलेटिव को बताने, हम अपने घर वालों को बताते हैं कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन चली गई। तो एज सुन एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, एज सुन एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो एज सुन एज पे आप यहाँ पे फोकस कीजिए। जैसे ही मैं स्टेशन पहुँची ट्रेन चली गई। ठीक है, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, तो एज सुन एज पे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जब आपको ऐसे बताना होता है कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुँची वैसे ही ट्रेन चली गई, तो आपको क्या यूज़ करना है? एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, उसके बाद अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। अगर तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे या तेज़ नहीं चलोगे तो तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे, तुम ट्रेन कैच नहीं कर पाओगे। तो अनलेस यू रन फास्ट, जब तक कि तुम तेज़ नहीं चलोगे या दौड़ोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ नहीं पाओगे। बहुत बोलते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम? तो आपको क्या बोलना है? अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। ऊपर क्या था कि जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन चली गई। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, एज सुन एज वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। सेकंड में लिखा है कि ट्रेन अभी गई नहीं है, ट्रेन को पकड़ना है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन, अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। तो क्या बोलते हैं? अरे भाई भागो, ट्रेन जा रही है तो तेज़ दौड़ो, अदरवाइज ट्रेन गई तुम्हारे हाथ से। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। क्लियर है? समझ में आया? ओके, उसके बाद देखते हैं फिर, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न, कि मेरा इंतज़ार करना जब तक मैं आना जाऊँ। ठीक है, जब तक मैं आना जाऊँ मेरा इंतज़ार करना। तो प्लीज़ वेट, हम बोलते हैं ना यार मेरा वेट करना, मतलब मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ यहीं रुक। बोलते हैं ना, दोस्त में बोलते हैं, फ्रेंडशिप में बोलते हैं कि रुकना मैं ज़रा ये लेके आता हूँ।
ठीक है। तो जाना मत जब तक मैं ना हूँ, है ना, बोलते हैं जाना मत जब तक मैं ना हूँ। तो क्या बोलना चाहिए, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। तो अंटिल आपको यहाँ पे फोकस करना है, अंटिल प्लीज़ वेट फॉर मी, जब तक मैं ना आना जाऊँ प्लीज़ मेरे लिए इंतज़ार करना, प्लीज़ मेरे लिए वेट करना, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। ओके, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न, प्लीज़ मेरे साथ बोलिए, प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। हम बोलते हैं यार मेरे लिए रुक जाना, मैं अभी आ रहा हूँ, कि मेरे साथ चलना, मेरे लिए इंतजार, मेरे लिए वेट करना, 2 मिनट में आता हूँ। तो प्लीज़ वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न। ओके, उसके बाद एज लॉन्ग एज आई एम हेयर यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, जब तक कि मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो हम बहुत बोलते हैं यार, कितना दोस्त में तो पता नहीं कितना, अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना यार, तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं ना। तो एज लॉन्ग एज आई एम हेयर you need not to worry about anything, as long as I am here you need not to worry about anything। कि क्या बोलते हैं, as long as I am here you will not you need not to worry about anything, कि जब तक कि मैं यहाँ हूँ तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। as long as I am here you need not to worry about anything। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है as long as, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हम बोलते हैं ना कि जहाँ तक मुझे याद था कि वो कल तो मैंने यहाँ देखा था, जहाँ तक मुझे याद था कि उसको तो मैंने यहाँ देखा था, बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, एज़ फार एज़ आई नो, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। या हम किसी चीज़ के ऊपर बोलते हैं कि ये कल तक चीज़ मुझे याद थी, आज मुझे याद नहीं है। तो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, एज़ फार एज़ आई नो, ठीक है। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर he was here on last Wednesday, ठीक है। as far as I know he was here on last Wednesday, ये यहीं था लास्ट वेडनेसडे, जितना मुझे पता है। जैसे किसी से पूछते हैं कि यार तुमने इसे कहीं देखा है क्या, तो क्या बोलते हैं कि जितना मुझे याद है कि इसको तो मैंने यहीं देखा था पिछले वेडनेसडे को। तो क्या बोलोगे आप इसे इंग्लिश में, as far as I know he was here on last Wednesday, okay, as far as I know he was here on last Wednesday, okay। उसके बाद फिर हम क्या बोलते हैं कि जितना ऊपर चले जाओगे उतनी ठंडक होती चली जाएगी, जितना जितना ऊपर चले जाओगे। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मसूरी जा रहे हो आप, तो आप आपस में सारी फैमिली बैठी है, तो आप क्या बोलते हो, यार जितना हम ऊपर चले, मतलब जितना जितना जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ना वैसे वैसे ठंडक बढ़ती रहेगी। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, वेरी सिंपल, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडक बढ़ती चली जाएगी। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, ओके। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको जो मैं समझा रही हूँ। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनको आप पता नहीं कितनी बार बोलते होंगे। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चालू कर दोगे तो आपको तो इंग्लिश बहुत सिंपल लगेगी, वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। फिर आप क्या बोलोगे, जैसे आपको मान लीजिए आपको हिंदी तो आती है, आप कहोगे मेरे को इंग्लिश भी आती है, तो आप क्या बोलोगे, ये नहीं बोलोगे आई मतलब मेरे को आती है। आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो, आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो, कि मुझे हिंदी तो आती है बट इंग्लिश भी आती है, मुझे हिंदी तो आती है। या यहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे भी बोल सकते हैं, बट मैंने ऐसे लिख दिया आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो। देखो सुनने में ये जो सेंटेंस है नेगेटिव साउंड कर रहा है, आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो, बट है ये पॉजिटिव। पॉजिटिव किस तरीके से, किसी हिंदी नहीं इंग्लिश भी लैंग्वेज आती है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे नेगेटिव साउंड कर रहा है कि इसको हिंदी भी नहीं आती, ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है पर है ये पॉजिटिव सेंटेंस कि इसको हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है। तो आप जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर जैसे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, हिंदी तो आती है इंग्लिश भी आती है, आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो। क्या बोलोगे आप, आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे, ओके। जैसे हम बोलते हैं कि हम 18 जनवरी को देहरादून गए, 18 जनवरी को देहरादून के लिए निकले थे, ऐसे आप बोल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछता है कि कब गए थे आप देहरादून, या कब निकले थे आप देहरादून। जैसे आप मान लीजिए बहुत लंबी फ़्लाइट है, बहुत लंबी ट्रेन है, ऐसी जर्नी आप कर रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वी लेफ्ट फॉर देहरादून ऑन 18 जनवरी। अगर आपको किसी को मेंशन नहीं करना है
डेट या टाइम, तो वी लेफ्ट फॉर देहरादून, ऐसे बोल सकते हैं हाँ कि हम 18 जनवरी को देहरादून के लिए रवाना हुए। देहरादून के लिए रवाना मतलब देहरादून जाने के लिए रवाना हुए, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, वी लेफ्ट फॉर देहरादून। ये लेफ्ट वर्ड इस्तेमाल, ये लेफ्ट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग लेफ्ट बोलते हैं यार, समझ ही नहीं आता क्या है इसका मतलब, है ना। तो वी लेफ्ट मतलब देहरादून के लिए रवाना, देहरादून के लिए निकले, तो वी लेफ्ट फॉर देहरादून, ठीक है। ये नहीं कि हमने देहरादून छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसके लिए होता है कि देहरादून के लिए निकले, देहरादून के लिए जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। हम क्या बोलते थे, उसने उसे छोड़ दिया, तो लेफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। तो यहाँ पे ये नहीं है, पर इसका मतलब देखो मीनिंग बदल रहे हैं हर सेंटेंसेस में। तो वी लेफ्ट फॉर देहरादून, देहरादून के लिए हम निकले अपने घर से ऑन 18 जनवरी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था डेट के लिए अगर आपको कहीं मेंशन करना हो तो ऑन यूज़ कर लीजिए आप। उसके बाद है फिर हम बोलते हैं यार ये कि दुकान कब तक खुली रहती है, ये दुकान कब तक खुली रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम, जो भी टाइम है 10:30 9:30, ठीक है। द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10:30 to 9:30। द शॉप रिमेन्स ओपन, कि ये शॉप इतने बजे से इतने बजे तक खुली रहती है। द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10:30 AM to 9:30 PM। तो वेरी सिंपल, ये सब आप पूछ लेते हैं जैसे कि जो तुम्हारे बराबर में जो शॉप है कितने बजे तक खुली रहती है, कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, तो आप बोल सकते हो द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10:30 AM to 9:30 PM। ओके, उसके बाद जैसे मान लीजिए केशव है, ठीक है। केशव आपका फ्रेंड है, कोई भी, जैसे यह केशव है, कोई पर्सन है, तो हैज़ बिन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे। केशव, जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं आपस में, तो वो केशव अपने फ्रेंड के यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेगी, जो दूसरा फ्रेंड है उसकी मम्मी क्या बोलेगी केशव की मम्मी से, क्या बोलेगी कि केशव हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे, केशव यहाँ पे रह रहा है सिंस यस्टरडे, पिछले दिन से यहाँ पे ही है वो। उसकी मम्मी को बताएगी कि केशव आपका जो बेटा है वो यहीं रह रहा है, केशव हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे, तो केशव कल से यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो जैसे दो बच्चे हैं, उनकी जो मम्मी आपस में फ़ोन पे बात कर रही है, कन्वर्जेशन हो रही है, तो आपस में बातचीत हो रही है। तो उसने बताया, एक आंटी ने बोला एक को कि देखो आपका जो बेटा है ना वो यहीं रह रहा है, तो क्या बोलेंगे आंटी इंग्लिश में, केशव हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे, ठीक है। कोई भी आप नाम यहाँ पे ले सकते हैं, केशव हैज़ बीन स्टेइंग हेयर सिंस यस्टरडे। उसके बाद आई रीच्ड देयर अराउंड 1 o'clock, क्या बोलते हैं कि जैसे आप अपने बॉस को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि मैं ऑफिस आज जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मैं आफ्टरनून में आ जाऊंगा, तो आप क्या कर रहे हो, टाइम लिख के दे रहे हो। तो आप क्या लिख सकते हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, कि आपको भी इंग्लिश आती है, कि आई रीच देयर अराउंड 1 o'clock, कि मैं वहाँ पे 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। आई रीच देयर, देखो इसने एग्जैक्ट नहीं बोला, तो इसने अराउंड ही वर्ड यूज़ किया, अराउंड 1 o'clock। आई रीच्ड देयर अराउंड 1 o'clock, ठीक है। आई रीच्ड देयर अराउंड 1 o'clock, तो आप ये लिख सकते हैं आई रीच्ड देयर अराउंड 1 o'clock, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे मूवी देखने गए, 3-4 फ्रेंड्स मूवी देखने गए, ठीक है। तो मान लीजिए 2 फ्रेंड्स आए नहीं आए, एक फ्रेंड नहीं आया, तो एक चला गया कि यार मैं तो जा रहा हूँ, कि मुझे नहीं देखनी मूवी, वो तो आया नहीं। तो जैसे दूसरे वाला आ जाता है और वो पहले वाला चला जाता है। तो एक जने ने बोला व्हेन राजीव केम रोहानी लेफ्ट, कि जैसी राजीव जैसी आया वैसी रोहानी चली गई, मतलब रोहानी पहले चली गई, राजीव अब आ रहा है, ठीक है। व्हेन राजीव केम रोहानी लेफ्ट, कि जैसी राजीव आया रोहानी चली गई। तो ऐसे बोलते हैं ना यार आप ऐसे, तो आप इसको अपने कॉमनली अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, ट्राई टू यूज़ देम। अच्छा चलो मैं आपको ये सेंटेंसेस का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। ओके, तो देखो as soon as we reach the station the train left. Unless you run fast you will not be able to catch the train. As soon as we reach the station the train left. Unless you run fast you will not be able to catch the train.
प्लीज़ वेट फॉर मी until I return. Please wait for me until I return. As long as I am here, you need not to worry about anything. As long as I am here, you need not to worry about anything. As far as I remember, he was here on last Wednesday. As far as I remember, he was here on last Wednesday. The higher you go, the colder it is. The higher you go, the colder it is. ये मैंने आपको किस लिए बताया था, जब आप पहाड़ों में जाते हो, जितना ज़्यादा ऊपर जाते रहोगे उतनी ठंडक बढ़ती रहेगी. ऐसा आपको अगर बोलना है तो आप इंग्लिश में से बोल सकते हो. जैसे आपको इस हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आती है, तो आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो. आई स्टडी नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश ऑल्सो. वी लेफ्ट फॉर देहरादून ऑन जनवरी. जैसे बोलते हैं देहरादून के लिए रवाना हुए, देहरादून को छोड़ा नहीं है, देहरादून के लिए रवाना हुए. वी लेफ्ट फॉर देहरादून ऑन 18 जनवरी. फिर हम बोलते हैं ये शॉप इतने बजे से इतने बजे तक खुली रहती है. द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 10:30 to 9:30 PM. द शॉप रिमेन्स ओपन. ओके. फिर Keshav has been staying here since yesterday. Keshav has been staying here since yesterday. I reached there around 1 o'clock. आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, क्या भेजोगे आप अपने सर को? I reached there around 1 o'clock. जब आपको टाइम कंफर्म नहीं है बट आपको पता है हाँ 1-1:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो 1 बजे लिख देता हूँ. I reached there around 1 o'clock. When Rajiv came, रोहानी left. जैसे ही राजीव आया रोहानी चली गई. अब उसके बाद में आपको बोनस, मैं आपको कुछ जैसे क्वेश्चंस होते हैं उसके रिप्लाई कैसे करा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ. 2-3 क्वेश्चन है. तो एक तो जैसे इंटरव्यू के साथ होता है, एक होता है कि जैसे हम होटल में बुकिंग करवाते हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती है. तो जैसे आप 5 स्टार में होटल बुकिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो आपसे जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो आपसे पूछ सकता है क्या आपने जिस नौकरी आप जहाँ पे करते थे क्या आपने वहाँ से छोड़ दी. आपसे पूछ सकता है क्या अब आपने वहाँ नौकरी छोड़ दी. तो आप क्या बोल सकते हो अगर आपको ये नहीं बताना है कि मैंने छोड़ दी, तो आप क्या बोल सकते हो? नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ. कि मैं कुछ बदलाव के लिए ढूंढ रहा हूँ, कि मुझे थोड़ा चेंज चाहिए, मुझे ये चीज़ें सीखनी है, मुझे ये एनवायरनमेंट में जाना है. तो आप ये सीधा सिंपल एंड वेरी वेरी सिंपल आंसर बोल सकते हैं. नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ. नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ. ओके. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है क्यों मतलब आपको चेंज क्यों चाहिए. तो आप बोल सकते हैं कि द प्लेस इज़ वेरी फार. द प्लेस इज़ वेरी फार बिसाइड्स द सैलरी इज़ नॉट इनफ. कि जो कंपनी है जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो बहुत दूर है एंड जो सैलरी है वो भी बहुत कम है. तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में द प्लेस इज़ वेरी फार. तो बहुत जगह जो है वो बहुत दूर है एंड बिसाइड द सैलरी इज़ नॉट इनफ. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार इसका जवाब क्या दूँ? वेरी सिंपल, द प्लेस इज़ वेरी फार एंड द सैलरी इज़ नॉट इनफ. तो सामने से पूछा वाई, क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब क्यों चाहिए आपको चेंज. तो आप क्या बोलेंगे? द प्लेस इज़ वेरी सर the place is very far and the salary is not enough, so that's why I am looking for a change. सिंपल आंसर है. ठीक है. दोबारा से बोलती हूँ. सामने वाले ने पूछा क्यों आपने नौकरी छोड़ दी वहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे? नो सर बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ. सामने वाला पूछेगा वाई. सर द प्लेस इज़ वेरी फार एंड द सैलरी इज़ नॉट इनफ, so that's why I'm looking for a change now. बस सिंपल. ओके. उसके बाद सामने वाला जो ऑफिसर जो आपका बॉस रहेगा इन फ्यूचर वो आपसे कह सकता है कि आपको क्या होता है कभी कभी ऑफिस में लेट रुकना पड़ सकता है. अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उसको मना कैसे करोगे? डायरेक्ट कैसे मना करेंगे? आप ये तो नहीं बोलेंगे नहीं मैं नहीं रुकूँगा. तो आप उसको थोड़ा सा इंप्रेशन जमा के मना कीजिए आप. पर कैसे? ओनली वंस इन अ वाइल सर, नॉट ऑलवेज. कि कभी कभी होगा तो ठीक है भाई, रोज नहीं, नॉट ऑलवेज. तो ओनली वंस इन अ वाइल सर, नॉट ऑलवेज. ओनली वंस इन अ वाइल सर, नॉट ऑलवेज. ओनली वंस इन अ वाइल, नॉट ऑलवेज. तो आप ऐसे बोल सकते हैं. तो सामने वाले ने पूछा कि आप मतलब तो अगर आपको कभी काम का बर्डन होगा तो आप क्या लेट तक रुक सकते हैं ऑफिस में. तो अगर आपको
ये लग रहा है कि यार ये तो रोज़ रुक आएगा मेरे को, तो आप क्या बोल सकते हैं, साफ साफ क्लियरली मना कर सकते हैं, ओनली वंस इन अ वाइल नॉट ऑलवेज, ओनली वंस इन अ वाइल नॉट ऑलवेज। क्लियर है। तो 3 मैंने आपको इसके बताए कि अगर आपको, उसने कहा नौकरी छोड़ दी आपने कहा नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ। उसने पूछा क्यों चेंज, किस चीज़ के लिए, क्यों चेंज के लिए क्यों आप चाह रहे हो, कि आप बोलोगे द प्लेस इज़ वेरी फॉर एंड द सैलरी इज़ नॉट इनफ, सो दैट्स वाई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ। वो आपसे बोल सकते हैं कि आप देर तक रुक सकते हो ऑफिस में, जब काम का बर्डन होगा आप बोलोगे ओनली वंस इन अ वाइल, ये नहीं बोल सकते नॉट ऑलवेज, ये कभी कभी बोल देते हैं ऑलवेज सर, वाई नॉट ऑफकोर्स सर, है ना। आपको क्या बोला है, ओनली वंस इन अ वाइल सर नॉट ऑलवेज, ओनली वंस इन अ वाइल सर नॉट ऑलवेज। ओके। उसके बाद जैसे आप होटल में बुकिंग करवाते हो अपने रूम की, आप क्या बोल सकते हैं, आई वॉन्ट अ रूम। जैसे आप गए एक होटल में, आप क्या बोलोगे डायरेक्ट कि मुझे रूम चाहिए, नो आई वॉन्ट अ रूम, आई वॉन्ट अ रूम, आई वॉन्ट अ रूम। ओके, क्या बोलोगे आप, आई वॉन्ट अ रूम, कि मुझे रूम चाहिए, ये नहीं बोलोगे आप, आई वॉन्ट अ रूम, आई वॉन्ट अ रूम, दैट्स इट। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आई वॉन्ट अ रूम, आई वॉन्ट अ रूम। सामने वाले ने अपने रेट्स बताए, अगर आपको महंगे लगते हैं और आपको लगता है कि यार मुझे बोल देना चाहिए कि इसके रेट काफ़ी महंगे हैं, तो आप बोलो योर रेट्स आर वेरी हाई। आप देख रहे हो, आप रेट्स देख रहे हो, योर रेट्स आर वेरी हाई, सिंपल, योर रेट्स आर वेरी हाई, योर रेट्स आर वेरी हाई। ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको उनसे पूछना है कि तुम्हारे जाने में कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि जो मुझे ये पूरा शहर घुमा सके। तो आप कैसे पूछोगे, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फॉर अ लोकल टूर, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर। तो आप क्या पूछोगे, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर, दैट्स इट। आपको ये बोलना है, क्या बोलना है, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर। ठीक है। 3 क्वेश्चन, क्या क्या बोलोगे आप, कि मुझे रूम चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट अ रूम। आपको रेट्स ज़्यादा लग रहे हैं, योर रेट्स आर वेरी हाई। आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए पूछना है, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर। ओके, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर। ठीक है, समझ आया आपको। तो ये ना आज का सेशन कंप्लीट हुआ। इतनी चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपको तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ें बोल लोगे। तो काफ़ी सेंटेंसेस आज हमने पढ़े, तो मैं क्या करती हूँ कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको जितने सेंटेंसेस मैंने पढ़ाए सब बोल देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। 5 मिनट लगेगी, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, दिमाग में कहीं रह जाएंगे और फिर भूल जाएंगे। तो अभी 5 मिनट में उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, this is Reena, that is Rani, that's an apple, this is a phone I need, these are my books, those are your books, that shop belongs to my uncle, these clothes are of no use to me, that is her notebook. The notebook is on the table. I will see you at home. Why don't you sit at the table? Why don't you sit at the chair? Someone is standing at door. We sit on the bench. We sit on the bench. The letter was sent by courier. The letter was sent by courier. I fill the bottle with milk. I fill the bottle with milk. Divide the chocolates between Priya and Parul. Nainital is situated among the mountains. Nainital is situated amongst the mountains. Birds are flying over the bridge. Kajal is going into her room. Kajal is going in her room, ये wrong है. Kajal is going into her room, ये right है. Kajal is in her room, ये right है. Kajal is dancing in her room, ये भी right है. ओके, फिर feed the CD into the computer. Feed the CD into the computer. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, मंथ के लिए इन यूज़ करना है, वीकडेज के लिए ऑन, टाइम के लिए एट, मॉर्निंग इवनिंग के लिए नाइट, नून नाइट के लिए एट, ये सब बताए थे ना मैंने आपको। इन मंथ मेंशन करना है, इन फरवरी, ऑन ट्यूसडे एट 7:30 PM, इन द इवनिंग, एट नाइट, सिंस 2012, सिंस लास्ट वेडनेसडे, फॉर 2 months, जहाँ पे पता नहीं होता है कि टाइम कब से शुरू हुआ है, बट ये पता होता है कि इतने महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फॉर 2 months। ठीक है, in February, on Tuesday at 7:30 PM, in the evening, at night, since 2012, since last Wednesday, for 2 months.
उसके बाद as soon as we reach the station the train left. As soon as we reach the station the train left. Unless you run fast you will not be able to catch the train. Please wait for me until I return. Please wait for me until I return. As long as I am here you need not to worry about anything. As far as I remember he was here on last Wednesday. The higher you go, the colder it is. I study not only Hindi but English also. We left for Dehradun on 18th January. The shop remains open from 10:30 a.m. to 9:30 p.m. Keshav has been staying here since yesterday. I reached there around 1 o'clock. When Rajiv came, Rohani left. इंटरव्यू के क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाए नौकरी क्यों छोड़ दिया आपने. नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ. वाई? द प्लेस इज़ वेरी फॉर. द बिसाइड्स उसके अलावा द सैलरी इज़ नॉट इनफ. द प्लेस इज़ वेरी फार. बिसाइड्स द सैलरी इज़ नॉट इनफ. वेरी इंपॉर्टेंट बिसाइड्स कम यहाँ पे ये बिसाइड्स वर्ड यूज़ होना है. आपसे कहा जाएगा कि आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है फॉर वर्क. आप क्या कह सकते हैं? ओनली वंस इन अ वाइल सर, नॉट ऑलवेज. रूम की जब आप रूम होटल में बुक करवाते हैं, आई वॉन्ट अ रूम, योर रेट्स आर वेरी हाई, कैन यू अरेंज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ लोकल टूर. सो डेट्स इट द फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय MB. तो मेरा नाम मुस्कान है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. एंड मैं आपसे ये बोलूँगी कि ये जो सेंटेंसेस जो मैंने आज आपको बताए इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बोल के देखना. जितना आप बोलोगे उतना आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी. बहुत ही ये समझ लीजिए 25-30 सेंटेंसेस हमने पढ़े होंगे और काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस थे जो कि हम डेली अपनी लाइफ में बोल सकते हैं. अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, सबके साथ बोल सकते हैं वेरी इजीली. अच्छा इंप्रेशन भी हमारा अच्छा मतलब हमारा इंप्रेशन भी एक पड़ता है इन चीज़ों से. तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. ओके, कुछ पूछना हो तो कमेंट भी करना आप. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो. तो टिल देन बाय बाय.